हेलो स्टूडेंट। तुम लोगों के यहाँ शायद नेटवर्क सही से नहीं है, कुछ स्टूडेंट के यहाँ। चलिए कोई बात नहीं है। आज हम लोग जो है टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आईआईटी जेईई एडवांस में पूछा गया था ये शायद। मेंस में भी है शायद, ध्यान तो नहीं है मुझे एक्चुअली पूछा किस में गया था। ठीक है ना। चलिए तो क्वेश्चन मैं लिखता हूँ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, और शायद आपको नॉलेज भी मिलेगा इससे। क्वेश्चन इज लाइक दिस। क्वेश्चन वन इज द लाइक दिस। द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द स्टैंडर्ड लिखा है, ये टर्म मैंने स्टैंडर्ड लिखा हुआ है। एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 गैस। CO2 गैस लिखा हुआ है। H2O लिक्विड कॉमा लिखा हुआ है। ग्लूकोज solid at 25 degrees Celsius are minus of 400 kilojoule per mole, comma है minus of 300 kilojoule per mole और and 1300 kilojoule per mole। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। रिस्पेक्टिवली the standard enthalpy of combustion per gram of glucose। कैलकुलेट द, ऐसे लिखते हैं, कैलकुलेट द standard enthalpy of glucose enthalpy of combustion of glucose per gram at 25 degrees Celsius is। What is the questions? The question is like this, and this is the very important. The standard enthalpies of formation of the CO2 gas, water, liquid, glucose solid at 25 degrees Celsius are the minus of 400 kilojoule per mole, minus of 300 kilojoule per mole, and 1300 kilojoule per mole respectively. And you have to find out the value of the standard enthalpy of combustion of glucose per gram at 25 degrees Celsius। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम यही दिया हुआ था, कुछ भी इसके अलावा दूसरा नहीं दिया, कुछ भी इसके अलावा दूसरा नहीं दिया गया था। दिस इज ये लैंग्वेज बिल्कुल सेम लिखी थी, कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा नहीं था। और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सब कुछ दिया गया है। देखिए सबसे पहली बात क्या क्या दिया है। CO2 of the gas, this is the given term, and the second one is the H2O of the liquid, and the third one is the glucose of the solid। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H6O6, sorry, C6H12O6। this is the glucose, this is the formula of the glucose। and now you have to find out the value of the standard enthalpy of the combustion of glucose per gram। per gram means
First of all, you have to calculate the standard enthalpy of overall the reaction. Then that enthalpy is divided by the molar mass of glucose. उसके बाद आपको जो enthalpy निकालना है उसको डिवाइड किया आपने, फिर उसको किससे, मोलर मास ऑफ द ग्लूकोज, एंड द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द ग्लूकोज इज लाइक दिस mw, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अब ग्लूकोज इज लाइक दिस 180 ग्राम। मैं ना भी बोलता तो शायद आप लोग निकाल लेते हैं, फॉर्मूला दे दिया, लेकिन मैंने दे दिया। जरा देखो बेटा, फिर मैं आपको समझाता हूँ आगे। चलिए, हो गया क्या, मैं करूं क्या, बोलो भाई। मुझे करना है तो आप बता दीजिएगा, सर आप करिए, ठीक है, आप टाइम ले लीजिएगा, 2 मिनट ले लीजिएगा, चलो। कर पा रहे हैं, नहीं हो रहा है तो आप डायरेक्ट बोल दो सर नहीं हो रहा है, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए भाई, क्योंकि मैं भी आपका वेट कर रहा हूँ और आप भी कुछ बोल नहीं रहे हैं, तो इससे बढ़िया मैं ही कर लेता, तो आपको डायरेक्ट बताना है कि सर नहीं हो पाएगा। कुछ हुआ, बोलो। सर हम्म, सर ग्लूकोज की एंथैल्पी -100 1300 नहीं होगी? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन कह रहा है ना। नहीं समझी क्या, क्योंकि ग्लूकोज का कंबशन हो रहा है ना। ओके सर।
कुछ हुआ, कितना आया? अभी मुझे लग रहा कुछ स्टूडेंट नहीं समझे हैं। मुझे ये लग रहा है कि अभी भी कुछ स्टूडेंट ये बात नहीं समझे हैं। अच्छा, हस्ती पटेल ने निकाला है 16 पॉइंट समथिंग 16 आंसर, ठीक है ना? शायद सही है हस्ती पटेल का आंसर, शायद कह रहा हूँ, चेक करूंगा मैं भी। इधर सुनो, शायद हस्ती पटेल ने आंसर सही निकाला है, मुझे लग रहा है। चेक कर लेते हैं। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में बच्चों, उसने कहा यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ ग्लूकोज। सबसे पहले ग्लूकोज को ले लो, C6H12O6, इसका कंबशन कर दो, मतलब इसको जला दो, तो क्या बनेगा? देखो, किसी भी चीज को जलाते हैं तो CO2 प्लस क्या बनता है? वाटर बनता है, ठीक है ना? अब देखो, ग्लूकोज काय में है? सॉलिड में है। ऑक्सीजन काय में है? गैस में है। CO2 काय में है? गैस में है। और वाटर काय में है? लिक्विड में है। अब वो कह रहा है कितने कार्बन है? 6, लगा देना 6 CO2। कितने हाइड्रोजन है? कितने हाइड्रोजन है बेटा? 12। अच्छा 6 है ना? अब देखो, अब 6 12 हो जाएगा। अब ऑक्सीजन कितना है बेटा? इधर देखो, 6 इधर ऑक्सीजन है और ये ऑक्सीजन भी तो है, तो ये गड़बड़ हो गया, मतलब ये हो जाएगा, इधर 12 लगाओ और इसको बैलेंस करो, तो कैसे करेंगे मैं आपको समझाता हूँ। अगर 6 इसमें लगाते हो तो कितना हो जाएगा? तो ये भी 12 हो जाएंगे और ये हो जाएगा 80। अच्छा 1 मिनट, ठीक है ना? अब देखो, देखिए 1 मिनट काउंट कर लो, थोड़ा चेक कर लो। तो 6 ये हो गए और 6 ये 12 ये हो गए, 18 ऑक्सीजन हो गए। 6 12 ये हो गए और ये 6 ये हो गई, 18 हो गए। तो और हाइड्रोजन भी आपका बैलेंस है, कार्बन भी आपका बैलेंस है ना? अब आपका ये ऐसा कुछ बात, अब हुआ क्या कि सर, अब हमको डेल्टा एच ऑफ कंबशन, डेल्टा स्टैंडर्ड एंथैल्पी, स्टैंडर्ड डेल्टा एच ऑफ द सी निकालना है। तो समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ द प्रोडक्ट क्या बोलेंगे? समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ द प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ द रिएक्टेंट। अब सुनो भाई, जिसकी एंथैल्पी नहीं दी है उसको मैंने कहा था जीरो मान के चलना है। क्वेश्चन में जिसकी एंथैल्पी नहीं दी है उसको क्या मान के चलना है? जीरो मान के चलना है। देखो कैसे करेंगे भाई, तो देखो प्रोडक्ट में क्या है? CO2 और वाटर है, तो CO2 का भी दिया हुआ है और वाटर का भी दिया हुआ है। तो यहीं पे लिखा हुआ है मैंने, देखिए 1 मिनट, मैंने सेपरेट करके नहीं लिखा। ये CO2 का है, मतलब ये CO2 का है, ये वाटर का है ना? तो कैसे करेंगे प्रोडक्ट में? 6 इंटू माइनस ऑफ 400 माइनस, है ना, प्लस 6 इंटू माइनस ऑफ 300, है ना? ये आपका क्या हो गया बेटा? ये आपका प्रोडक्ट हो गया माइनस रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में क्या है? ओनली ग्लूकोज है, तो कितना हो जाएगा? ये आपका दिया हुआ है 1300 किलो। तो डेल्टा एच नॉट ऑफ द सी निकाल रहे हैं ना आप लोग, आए समझ में क्या? तो देखो ये कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा माइनस ऑफ 2400 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा माइनस ऑफ 1800 और 13 समथिंग, कुछ ऐसा ये आंसर आ गया। तो इक्वल टू माइनस ऑफ 2400 माइनस ऑफ 800 माइनस ऑफ 1300। यही आया क्या? देख लो, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? इसको थोड़ा मिटा देता हूँ, कोई जगह नहीं होगा, है ना? तो देखिए, इसमें से अगर आप लोग इसको ऐड करेंगे तो ये शायद आ रहा होगा
4200 माइनस ऑफ द 1300, है ना? तो और ये ओवरऑल आ रहा है माइनस ऑफ 5500, ठीक है ना, किलो जूल पर मोल। अब इसको माइनस ऑफ 55 किलो जूल को इससे डिवाइड करो, 180 से डिवाइड करो, इससे ये कैंसिल हो गया। देखो ये कितनी बार जा रहा है, डेल्टा एच सी, है ना? तो ये शायद मुझे लग रहा है, एक मिनट में, ये आपका 30 पॉइंट आ रहा है, ये इतना ही आ रहा है क्या? एक मिनट है, मैं इसको चेक कर लेता हूँ। दोनों की वैल्यू माइनस में है तो अच्छा, एक मिनट, हस्ती पटेल ने ये कैसे निकाला भाई? एक मिनट, थोड़ा मुझे और अच्छे से चेक करना पड़ेगा। एक मिनट है, कहीं गड़बड़ी हुई या नहीं हुई मैं वो भी देख लेता हूँ, क्रॉस चेक कर लेता हूँ उस क्वेश्चन के आंसर को, ठीक है ना? यहाँ पे क्या था, 6CO2 प्लस 6H2O, ठीक है? तो ये आपका कार्बन हो जाएगा और हाइड्रोजन हो जाएगा, प्रोडक्ट की एंथैल्पी 6। अच्छा ये, एक मिनट, हस्ती पटेल ने कैसे निकाला बेटा ये आंसर? ये तो इतना आ रहा है, कहीं पे कुछ गड़बड़ी हुई है क्या? कहीं पे कुछ गड़बड़ी तो नहीं हुई है? मैं क्वेश्चन में देखता हूँ कहीं माइनस प्लस तो नहीं छूटा। अरे कैसे निकाला, निकाला था वो बेटा, तुमने आंसर निकाला था, लेकिन वो निकाला कैसे ये तो बताओ। सर पहले प्रोडक्ट के डेल्टा एच में से रिएक्टेंट का माइनस कर दिया मैंने, और हम्म, एक मिनट, तुमने मुझे लग रहा है इसके आगे माइनस साइन लगाया, और माइनस साइन लगाने से जो आंसर आ रहा है वो जितना तुम्हारा है उतना ही आएगा, समझ रही हो ना? इसके आगे तुमने माइनस साइन लगाया, देखो इधर, ये जो 1300 है इसके अंदर अगर तुम माइनस साइन लगा रहे हो तो वो जो तुम्हारा आंसर है वो करेक्ट आया है। लेकिन हमने इक्वेशन में जो है माइनस साइन नहीं दिया था ना, खाली 1300 दिया था, है ना? नो तो सर, मैंने मतलब कि 1300 के आगे भी माइनस नहीं लगाया, और जो साइन दोनों के बीच में है उधर भी माइनस नहीं लगाया, मैंने प्लस लगाया, इसीलिए शायद ऐसा आंसर आ रहा हो। हाँ, वो गड़बड़ तभी हुआ है वो, तो इसलिए हम ऐसा कर सकते हैं। तो ये आपका 550 डिवाइडेड बाय, अगर 18 से डिवाइड करोगे तो ये आपका माइनस ऑफ 30.5 किलो जूल पर मोल आ रहा है, ठीक है ना? माइनस, क्योंकि इतना आपको ध्यान रखना है। चलो देख लो, कोई किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? हस्ती पटेल ने आंसर तो सही निकाला, लेकिन उसने क्या कर दिया, प्लस माइनस में थोड़ा गड़बड़ी कर दी। इवन उसको ये तो पता था इक्वेशन बनी कैसे, इक्वेशन यही बनी थी। और उसके बाद क्या हुआ कि अगर आप इसके आगे माइनस साइन लगाते हो, इस 1300 के आगे माइनस साइन लगाते हो, तो वो एग्जैक्ट आंसर 16 पॉइंट समथिंग आ रहा है। मैंने उसको क्रॉस चेक करके अभी देखा, मैंने यहाँ पे खुद कैलकुलेटर में किया, तो
तो वो चेक करने से ये पता लग रहा है कि जितना आंसर उस लड़की ने निकाला है वो इसके आगे माइनस साइन लगाने से आ रहा है। ठीक है ना, देख लो, कोई भी अगर डाउट है तो पूछ लो इस क्वेश्चन में। कर लोगे आप, देखो बेटा। अब हो जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग थोड़ा सा एक छोटा सा टॉपिक और हमारे पास है, हम लोग जिसको बोल रहे हैं एंथैल्पी ऑफ द सॉल्यूशन। कुछ क्वेश्चन खास तो इससे रिलेटेड है नहीं, लेकिन फिर भी हमको ये पढ़ना जरूरी है। एंथैल्पी ऑफ द सॉल्यूशन। एंथैल्पी ऑफ द सॉल्यूशन। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन किसको बोलते हैं जरा देखिए। इसको हम लोग इंडिकेट करते हैं डेल्टा एच ऑफ सॉल्यूशन। देखिए कहने का ये मीनिंग है, किसी भी सॉल्यूशन में जब सॉल्यूट सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्ट होता है उस टाइम पे जो एंथैल्पी चेंज होती है दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ द सॉल्यूशन। मान के चलिए इस तरीके से ये कोई एक बीकर है, इस बीकर में आपने पानी भरा हुआ है, दिस इज द सॉल्वेंट, वाटर इज द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। अब आप इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें क्या कर दिया आपने, सॉल्यूट मॉलिक्यूल को डाल दिया। ये कोई आपने क्या कर दिया, सॉल्यूट मॉलिक्यूल को डाला। ये सॉल्यूट मॉलिक्यूल जैसे ही इससे इंटरेक्ट होगा तो उस टाइम पे कुछ ना कुछ एनर्जी लगेगी इसको तोड़ने में, और वही एनर्जी चेंज को हम लोग एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, ठीक है ना, उसी एनर्जी को या उसी एंथैल्पी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं अमाउंट ऑफ एनर्जी released when solute interact with when solute particle, ये बात आप लोग जानते हैं, when solute particle interact with solvent particle। ठीक है ना, सॉल्वेंट पार्टिकल के साथ जब ये इंटरेक्ट होता है, कौन सा बेटा पार्टिकल जो है, जब सॉल्यूट पार्टिकल सॉल्वेंट पार्टिकल के साथ इंटरेक्ट होता है उस टाइम पे जो एंथैल्पी चेंज होती है दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ द सॉल्यूशन। है ना, अब आपको पता होना चाहिए कोई भी सॉल्यूशन जनरली दो टाइप के कंपोनेंट से मिलके बनता है। पहला होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। है ना, एक तो सॉल्यूट होता है और दूसरा होता है सॉल्वेंट। और जब सॉल्यूट सॉल्वेंट के पास जाता है, के कांटेक्ट में आता है, तो देन दैट टाइम द एनर्जी, द अमाउंट रिलीज, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, उस अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज होती है दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ द सॉल्यूशन। है ना, उसी को जो है एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन बोलते हैं। अब क्वेश्चन ये है, जनरली दिस एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, दिस एंथैल्पी डेल्टा एच ऑफ सॉल्यूशन, ऐसे लिख देता हूं, डिपेंड्स ऑन, पहला ये डिपेंड करता है डेल्टा एच ऑफ लैटिस एनर्जी, प्लस दूसरा ये डिपेंड करता है डेल्टा एच ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी। अब लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी मैंने आपको कहां पढ़ाया था, पीरियोडिसिटी चैप्टर में, पीरियोडिक टेबल वाले जो चैप्टर था, द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट जो है वो सब पढ़ाए थे, उसमें सब कुछ बताया था मैंने। ठीक है ना, अब क्या हुआ, जब भी लेटिस एनर्जी आप यूज करोगे, जरा ध्यान से देख लो, मैं भी आपको पढ़ाता हूँ इसके बाद।
सबसे पहले आप देखो डेल्टा एच ऑफ लैटिस एनर्जी किसको बोलते हैं, ये पहले से बताया हुआ है मैंने, मैं बहुत शॉर्ट में इसको बता रहा हूँ। देखो आपके पास एक सोडियम प्लस का पार्टिकल है, दूसरा जो है, ठीक है ना, आपके पास कोई नमक का पार्टिकल है। इस नमक के पार्टिकल को तोड़ने के लिए, इस नमक के पार्टिकल को जब आप तोड़ोगे, ठीक है ना, इस नमक के पार्टिकल को जब आप तोड़ोगे, या हम लोग यहाँ पे बोल देते हैं, ठीक है ना, या हम लोग बोलते हैं एक आयनिक सॉलिड को बनाने के लिए, या ऐसा लिख देते हैं कि आपके पास कोई एक बीकर है, जरा ध्यान से देखिए, इस बीकर में सोडियम प्लस इस तरीके से बहुत सारा आयन है, सोडियम प्लस है, क्लोरीन माइनस है। अब ये सोडियम प्लस और क्लोरीन माइनस जो है एक दूसरे से जब जुड़ेंगे, तो जुड़ने के बाद क्या बनाएंगे, एक NaCl बनाएंगे। ये NaCl क्या है बच्चा, एक आयोनिक सॉलिड है, एक आयोनिक सॉलिड है। जब दो आयंस आपस में मिलने के बाद एक आयोनिक सॉलिड को बनाते हैं, तो उस टाइम पे जो अमाउंट ऑफ एनर्जी, मतलब इसको इस पे जोड़ने के लिए, इसको इस पे, इन दोनों के बीच में एक इंटरेक्शन होगा, उस इंटरेक्शन को लाने के लिए इसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब सोडियम ऐसे है और क्लोरीन ऐसे, ये दोनों जब अगर एक दूसरे के पास में आएंगे, तो बच्चों पास में आने के लिए इनको एक टाइप की एनर्जी की जरूरत होगी, उस एनर्जी को ही आप लैटिस एनर्जी बोलते हैं। जब ये दोनों पास में आएंगे तो क्या बना देंगे, एक आयोनिक सॉलिड बना देंगे जिसका नाम है NaCl, ठीक है ना। तो ये जो अमाउंट ऑफ एनर्जी, जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी है, मैं यहीं पे लिख देता हूँ, डेफिनेशन हमने पहले लिखा हुआ है, जो यहाँ पे रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी है, उसी अमाउंट ऑफ एनर्जी को आप लोग क्या बोलते हैं, वही आपकी लैटिस एनर्जी है। Li का मतलब लैटिस एनर्जी है। तो जब भी कोई भी कंपाउंड आपस में जुड़ता है, जब भी कोई भी कंपाउंड आपस में जुड़ने के बाद जुड़ता है, कोई आयन जब आपस में जुड़ते हैं, तो एक नया सॉलिड बनाते हैं, तो उस सॉलिड को बनने में जो एनर्जी यूज होती है, वो एनर्जी को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन हुआ एनर्जी का, है ना। मतलब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जब भी दो आयन आपस में, ठीक है ना, जब NaCl प्लस Cl माइनस, Na पॉजिटिव और Cl माइनस आपस में जब इंटरेक्ट होंगी, आपस में जब इंटरेक्ट होंगी, इंटरेक्ट होने पे आप लोगों ने कहा कि सर NaCl बनाता है, ठीक है ना। इंटरेक्ट होने में जो एनर्जी यूज होती है, मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, उस टाइम पे रिलीज नहीं होती है, बल्कि क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है, ठीक है ना, एब्जॉर्ब होती है। तो वो एनर्जी एब्जॉर्बेट, तो जो एनर्जी एब्जॉर्बेट है, उसी को आपने क्या नाम बोला, लैटिस एनर्जी बोला। मतलब दो आयंस को आपस में आपने ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद आपने NaCl को तो बना दिया, लेकिन उस NaCl को बनाने में जो एनर्जी लगी, लेकिन उस NaCl को बनाने में जो एनर्जी लगी, उस एनर्जी को एक नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी, है ना। वहां पे एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, ना कि रिलीज होती है। रिलीज तब होती है एनर्जी जब कोई बॉन्ड टूटता है, जब भी कोई बॉन्ड टूटता है, ध्यान से सुन लो, जब भी कोई भी बॉन्ड टूटता है तो उस टाइम पे एनर्जी रिलीज होती है, और जब भी कोई बॉन्ड बनता है उस टाइम पे एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। तो यहाँ पे एनर्जी ओनली एब्जॉर्ब होगी, ना कि रिलीज होगी। और ये एक बात और ध्यान रख लेना कि ये जो लैटिस एनर्जी है, ये ऑलवेज ऑलवेज ओनली 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 सॉलिड के केस में होती है। किसके केस में होती है बच्चा, सॉलिड के केस में होती है, लिक्विड के केस में नहीं होती है, ना ही ये गैस के केस में होती है। पहले भी बताया इसके बारे में, आज भी मैं आपको बता रहा हूं। समझ में आई बात, एक बार और समझाना है तो बोलो। सर हाँ, सर तो डेल्टा एच ऑफ सॉल्यूशन कैसे डिपेंड करेगा लैटिस तो अभी इसके बाद बता क्योंकि रहा हूँ, पहले लैटिस एनर्जी आया समझ में, क्योंकि हाइड्रेशन भी बताऊंगा तभी तो कंबाइन में बताऊंगा। आया ये समझ में, हाँ सर किसी को यस सर। दोबारा पढ़ना है तो बोलो, एक बार और समझाओगे किसी को। ठीक है ना, चलिए
आप लोग समझ गए होंगे कि सर ने क्या बोला कि जब भी कोई भी दो आयनिक सॉलिड जो है आपस में मिलते हैं, मतलब दो आयन जो है आपस में मिलते हैं और मिलने पे एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है सोडियम और क्लोराइड आयन के बीच में, तो उस बॉन्ड के बनने में जो एनर्जी यूज होती है वो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, एनर्जी को खींचता है, और उसी एनर्जी को क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी, उसी को बोलते हैं आयोनिक सॉलिड, उसी को बोलते हैं आयोनिक सॉलिड, और वो एनर्जी को बोलते हैं लैटिस एनर्जी, उस एनर्जी को बोला जाता है लैटिस एनर्जी। अब देखो हाइड्रेशन एनर्जी क्या होता है, देखिए ठीक है ना। अब देखो हाइड्रेशन एनर्जी क्या किसको बोलते हैं वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। ये बेसिक बेसिक नॉलेज होने बहुत जरूरी है आप लोगों को, क्योंकि कभी भी ये पूछा जा सकता है ना। अब देखो डेल्टा एच ऑफ हाइड्रेशन किसको बोलते हैं, मतलब कहने का ये मीनिंग है, सपोज ये कोई एक सोडियम मॉलिक्यूल है, सोडियम सॉलिड मॉलिक्यूल है, अगर इसको पानी के साथ एक्वस जिसको बोलते हैं, एक्यू का मतलब हो गया एक्वस, एक्वस का मतलब हो गया पानी के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो ये सोडियम ऑफ एक्वस बनता है। तो यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होती है, जो एनर्जी रिलीज होती है, ये जो एनर्जी रिलीज होती है इसी को बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी, इसी को बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी, है ना। अब होगा कैसे मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा ये सब, ठीक है ना। कैसे होगा इसके बारे में हम लोग बात करते हैं, कैसे एनर्जी रिलीज होती है सर ये तो बताइए। देखो सबसे पहली बात आपके पास ये सोडियम क्लोराइड होगा, ये सोडियम क्लोराइड होगा, मान के चलो ये सोडियम क्लोराइड होगा, इस सोडियम क्लोराइड पे वाटर का मॉलिक्यूल रिएक्शन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, टूटेगा। ये जो है सोडियम क्लोराइड जो है, इस सोडियम क्लोराइड से जब वाटर को रिएक्ट कराएंगे ये टूटेगा, है ना। तो ये क्या बनाएगा, देखो NaCl ऐसा ही, ये Na प्लस और क्या काय में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चा, Cl माइनस में। अब देखो एक सोडियम प्लस आयन है तो इस पे वाटर के मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं, देखो है ना। तो देखिए इस तरीके से इनके बीच में इंटरेक्शन होता है, पॉजिटिव आयन जो है नेगेटिव को खींचता है और नेगेटिव जो है पॉजिटिव को खींचता है, ठीक है ना। तो हाइड्रेशन हो रहा है यहाँ पे, आप देख रहे हैं सोडियम का क्या हो रहा है बच्चा, हाइड्रेशन हो रहा है ना। तो सोडियम का जब हाइड्रेशन होगा तो देखो इस ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आएगा, ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आएगा तो ये बॉन्ड धीरे धीरे टूटना शुरू हो जाएगा। तो ये जो बॉन्ड टूटेंगे तो क्या होगा, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाती है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, और उसी अमाउंट ऑफ एनर्जी को बोलते हैं डेल्टा एच ऑफ हाइड्रेशन, है ना। ये डेल्टा एच ऑफ हाइड्रेशन ऑलवेज ऑलवेज नेगेटिव होती है इसकी वैल्यू, क्यों, जब भी किसी भी रिएक्शन में नेगेटिव डेल्टा एच होता है तो बोलते हैं एनर्जी रिलीज हुआ। और ये हाइड्रेशन एनर्जी हमेशा, हाइड्रेशन जो डेल्टा एच ऑफ हाइड्रेशन होगा ये ऑलवेज हमेशा हमेशा एक्सोथर्मिक प्रोसीजर होगी। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है जिस प्रोसीजर में एनर्जी रिलीज होती है, दैट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक प्रोसीजर, ठीक है। किसी को कोई डाउट है तो पूछो। ठीक है ना। इस प्रोसीजर को बोलते हैं कि सर ये जो है ये एक्सोथर्मिक प्रोसीजर होती है। अब देखो क्वेश्चन ये है, आपको ये बात तो समझ में आ गया सर ये डेल्टा एच ऑफ सॉल्यूशन कैसे डिपेंड करेगा, है ना। ये मैं आपको बताता हूँ क्या होगा इसमें। तो जब भी आप कभी भी डेल्टा एच ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे तो उसके लिए दो टाइप की एनर्जी निकालनी पड़ेगी आपको। एक तो डेल्टा एच ऑफ लैटिस एनर्जी निकालनी पड़ेगी, दूसरा आपको डेल्टा एच ऑफ क्या निकालना पड़ेगा, हाइड्रेशन एनर्जी निकालनी पड़ेगी।
जब ये दोनों टाइप की एनर्जी निकल जाएगी तो आप बोलेंगे सर ये ओवरऑल जो एनर्जी हो जाएगी वो डेल्टा एच ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगी, है ना। अब देखो एक चीज मैं आपको बताता हूँ, एक बात आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ। आयंस के केस में ये हमेशा एक बात ध्यान रखना, ये जो हाइड्रेशन एनर्जी है ये सॉलिड के केस में होती है और लिक्विड के केस में भी होती है। ये लिक्विड मतलब आयंस के केस में भी होती है, सॉलिड लिक्विड और आयंस के केस में होती है, एक बात ध्यान रखिएगा। और गैसेस पार्टिकल के केस में ये एनर्जी नहीं होती, है ना। मतलब कहने का ये मीनिंग है हाइड्रेशन एनर्जी सॉलिड पार्टिकल के केस में होगा, लिक्विड के केस में होगा और आयंस के केस में होगा। आयंस का मतलब किसी पे जो है पॉजिटिव चार्ज है तो उसके केस में होगा। ठीक, चलो अब देखिए क्या होता है। सबसे पहली बात इसमें एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं। आपने सपोज दो बीकर लिए, देखो दो बीकर लिए, यहाँ पे दो बीकर ले लेते हैं हम लोग और एक बीकर और यहाँ पे लेते हैं। ये इसमें दोनों में वाटर है, इसमें भी हमने क्या किया वाटर है, वाटर डाला। अब इस बीकर में मैं क्या करता हूं ड्रॉप वाइज क्या डाल देता हूं H2SO4 डाल देता हूं, H2SO4 डाल देता हूं, ठीक है ना। और इधर वाले बीकर में मैं क्या डाल देता हूं, इधर वाले बीकर में मैं क्या डाल देता हूं कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड को डाल देता हूं। इसमें मैं कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड को डाल देता हूं, है ना। और इतना हम लोग इसमें डाल देते हैं, जरा ध्यान से देखिए। अब आप मुझे ये बताइए कौन से बीकर, ये बीकर नंबर ए है और ये बीकर नंबर बी है, कौन से बीकर का पानी ज्यादा गर्म होगा। और एक बीकर और ले लेता हूं, चलो ये देखो एक और ले लेता हूं, आप बोलते हैं तो। इसमें भी हम लोगों ने पानी लिया हुआ है, लेकिन यहां से हम लोग ड्रॉप ड्रॉप वाइज डालना है यूरिया। यूरिया तो आपको पता होगा NH2CONH2 जिसको बोल रहे हैं, है ना। इसको हमने डाल दिया और इस बीकर का नाम दे दिया मैंने सी। ए बी और सी बीकर में से कौन से बीकर का पानी सबसे ज्यादा गर्म होगा ये बताइए आप। बताओ, सिंपल क्वेश्चन है। कैल्शियम कार्बोनेट पता है ना, चूने को बोलते हैं, पता है ना आपको। कैल्शियम कार्बोनेट चूने को बोला जाता है। अरे ये तो बड़ा सिंपल है यार, ये तो आप लॉजिक ऐसे ही आपको पता होना चाहिए। बताओ बच्चा, कौन से बीकर का पानी जो है सबसे गर्म होगा। कौन से बीकर का पानी होगा बेटा। कौन से बीकर का पानी होगा बताओ। अरे ये तो सोचो, लॉजिक तो लगाओ, लॉजिक तो लगाइए कि कौन से बीकर का पानी सबसे ज्यादा गर्म होगा। हम्म, सिंपल सा लॉजिक है यार। अरे H2SO4, आपको पता है किसी एसिड को जब भी आपने देखा होगा तेजाब को पानी में डालते हैं, एसिड को जब आप पानी में डालते हो तो बिल्कुल उबाल सा आता है, उबाल सा आता है ना। तो मतलब अगर आप इस बीकर को टच करोगे तो ये सबसे ज्यादा हॉट रहेगा। दूसरा आपने देखा चूने का पानी को जब चूने को जब पानी में डालते हो तो वो भी गर्म होता है, लेकिन जितना एसिड में गर्मी होगी उतना नहीं होगा, लेकिन वो कम गर्म होगा, लेस हीट होगा इसमें, कम हॉट होगा। और ये बिल्कुल ये पानी कौन सा वाला होगा, कूल वाटर होगा। बीकर ए में ऐसा क्यों हुआ इधर देखो,
बीकर ए में क्या हुआ, H2SO4 हमने लिया था, तो H2SO4 2H प्लस SO4 2 माइनस आयन में टूटेगा। और जब इसमें, क्योंकि आप जब इसमें कंटिन्यू अगर जो है एसिड को डालोगे तो ये इतना गर्म हो जाएगा कि एक समय आने पे इसमें ब्लास्ट भी हो सकता है। इस बीकर में ब्लास्ट भी हो सकता है जब आप कंटिन्यू इसमें पानी डालोगे, H2SO4 को डालोगे, और सल्फ्यूरिक एसिड को डालने से एक समय बाद ऐसा लगेगा कि इसमें ब्लास्ट होने की कंडीशन आ जाएगी, इतना ज्यादा गर्म हो जाएगा ये। आप कभी भी टेस्ट ट्यूब में देखना, थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड थोड़ा सा पानी के ऊपर डालते हैं, एक दो बूंद, तो इतना गर्म हो जाता है कि समय आने पर अगर आपने थोड़ा उसको ढक दिया तो फट जाएगा बिल्कुल। और ये भी गर्म होता है लेकिन इसके कंपैरिजन में कम। ऐसा क्यों हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। देखो बच्चों, यहाँ पे आपके पास क्या बन गए, आयंस बन गए, आयंस बन गए। अब आपने क्या कहा कि सर यहाँ पे आयन बने, तो आयन के बनने के में इनमें जो वाटर के साथ, जब आप लोगों ने इन आयन को जब आप वाटर के साथ इंटरेक्ट किया होगा तो यहाँ पे एनर्जी क्या हुई होगी, एनर्जी रिलीज हुई होगी, है ना। जब एनर्जी रिलीज होती है तो मतलब एनर्जी बाहर आती है। जब एनर्जी बाहर आई होगी तभी तो ये गर्म लगा। अगर एनर्जी अंदर ही दब जाती है, एब्जॉर्ब होती, तो क्या ये उतना गर्म लगता, क्या नहीं, ये गर्म ही नहीं लगता। फिर अगर एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है अंदर को तो ये फिर गर्म ही नहीं होता। समझ रहे हैं क्या, क्योंकि इसको टूटा और वाटर के साथ इंटरेक्शन हुआ तो वहां पे एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। और जब एनर्जी रिलीज हुई तो आपने कहा कि सर जब एनर्जी रिलीज हुई तो वो जो एनर्जी रिलीज हुई वो आपका डेल्टा एच ऑफ क्या था, हाइड्रेशन था। और हाइड्रेशन की वजह से हॉट वाटर बना, बहुत ज्यादा तभी गर्म हुआ, ठीक है ना। बीकर ए का केस ही हुआ। बीकर बी में क्या हुआ वो भी देखो इधर। बीकर बी में क्या हुआ बच्चों, पहले क्या हुआ, हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट था, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड था, H2SO4 एसिड होता है तो ये क्या होता है, लिक्विड होता है। तो लिक्विड के केस में लैटिस एनर्जी नहीं होती ना। अरे लिक्विड के केस में कहां से होगी लैटिस एनर्जी, बताओ, होगी क्या, अभी तो बताया था। लेकिन सॉलिड के केस में मैंने कहा लैटिस एनर्जी होगी। लैटिस एनर्जी में क्या होगा बच्चा, एनर्जी क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा। अब आपने क्या कहा कि सर जो कैल्शियम कार्बोनेट है, वो कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो कैल्शियम प्लस और CO3 2 माइनस आयन में टूटा। अब इन दोनों ने क्या किया, वाटर के साथ इंटरेक्शन किया तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या हुआ, एनर्जी क्या हुआ, रिलीज हुआ। अब जितना एनर्जी रिलीज हुआ तो थोड़ा एब्जॉर्ब भी हुआ। मान के चलो आपने यहाँ पे 100% एनर्जी रिलीज हो रहा था लेकिन 30% क्या हो गया, एब्जॉर्ब हो गया ना। कब, लेटिस एनर्जी में। लेटिस एनर्जी के टूटने में एनर्जी क्या हुआ, एब्जॉर्ब भी हुआ होगा। क्योंकि इस प्रोसीजर में एनर्जी रिलीज्ड, इस प्रोसीजर में एनर्जी रिलीज्ड प्लस एब्जॉर्ब दोनों हो रहा है। अगर इसलिए ये पानी लेस हॉट होगा, लेस हॉट होगा। समझ रहे हैं क्या, मैंने बताया कि ये पानी पूरा का पूरा गर्म क्यों नहीं हुआ, क्योंकि सर इसमें जितनी एनर्जी निकली लेकिन उसमें तो थोड़ा एब्जॉर्प्शन भी हो रहा था। एनर्जी रिलीज भी हो रही थी, एब्जॉर्ब भी हो रहा था, रिलीज भी हो रही थी, एब्जॉर्ब। 100 किलो जूल की एनर्जी रिलीज हो रही थी, 100 में से जो है 30 क्या हो रहा था, एब्जॉर्ब हो रहा था। 100 निकल रहा था, 30 एब्जॉर्ब। तो इसलिए गर्म तो हुआ लेकिन उतना ज्यादा गर्म ये नहीं हुआ ये पानी। आई बात समझ में। ये दोनों टर्म जिस स्टूडेंट को समझ में आ गए यस और नो लिख के दे बेटा, इनबॉक्स में लिख के दे, तब मैं आगे बढ़ता हूं। सर, हाँ सर सेकंड CaCO3 का एक और बार समझा। अच्छा, 1 मिनट समझा रहा हूँ। और भी तो स्टूडेंट हैं, कहाँ गए बाकी, बाकी लोगों को नहीं आया है तो वो नहीं वाले लिखें। जिसे नहीं आया तो कोई बात नहीं है लेकिन कम से कम पता तो लगे, आइकॉन की तरफ बैठे ना रहे, पत्थर की तरफ।
चलो सेकंड में ये लड़की कह रही कि सर एक बार और समझाइए। मैंने बताया कि बच्चा जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये सॉलिड होता है, तो सॉलिड को मैंने कहा सॉलिड में क्या होती है, एक तो लैटिस एनर्जी यूज होती है, क्योंकि कैल्शियम 2+ और CO3 2- क्या हुआ होगा, कैल्शियम 2+ और CO3 2- का क्या हुआ होगा, एब्जॉर्प्शन हुआ होगा, है ना। मतलब आपस में जुड़े होंगे तो एनर्जी क्या होगी, यहाँ पे एब्जॉर्ब होगी, लैटिस एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट है। दूसरा हमने कहा कि जब वाटर के इंटरेक्शन में आएगा तो एनर्जी कौन सी लगेगी, हाइड्रेशन एनर्जी। अब हाइड्रेशन एनर्जी क्या हो रही, रिलीज हो रही है। मान के चलो सारी एनर्जी अगर रिलीज होती तो ये पानी बहुत गर्म होता है, लेकिन एनर्जी तो रिलीज हो रही है 100%, लेकिन उसके बाद कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी उसी सॉल्यूशन में क्या हो रही है, एब्जॉर्ब भी हो रही है। तो जितना रिलीज हो रही है तो पूरा का पूरा बाहर नहीं निकल रही, बल्कि कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी अंदर ही क्या हो जा रही है बच्चा, एब्जॉर्ब हो जा रही है। और इस एब्जॉर्प्शन के बाद आपने देखा जब दोनों प्रोसीजर हो रहे हैं तो इसलिए पानी जो होता है, वाटर जो है कम गर्म होता है, कम गर्म होगा कंपैरिजन टू एसिड, है ना। आई बात समझ में बेटा, आगे बात समझ में बोलो, यस सर। ठीक है ना। अब यूरिया का केस क्या होता है, यूरिया कभी भी जो है नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है ना। नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है जो आयंस में नहीं टूटता है, आप 12th में जानोगे इसके बारे में। नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है जो आयंस में नहीं टूटता है, ठीक है ना। देखो बीकर नंबर सी का केस यहीं पे बता देता हूँ। सी बीकर में क्या हुआ कि ये जो यूरिया था, ये यूरिया मैंने कहा CuNH2 डज नॉट आयोनाइज्ड, आयोनाइज का मतलब डज नॉट आयोनाइज का मतलब आयन में नहीं टूटेगा। तो आयन में नहीं टूटेगा तो आप क्या बोलेंगे सर, नो हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी नहीं होगा इसमें, समझ रहे हैं क्या। नो हाइड्रेशन एनर्जी, ओनली जो है कौन सी एनर्जी होगी, लैटिस एनर्जी होगी, ठीक है ना। अब हाइड्रेशन एनर्जी नहीं होगी तो एनर्जी क्या रिलीज होगी, क्या नहीं, एनर्जी तो रिलीज नहीं, खाली लैटिस एनर्जी होगी, जिसलिए सॉल्यूशन क्या होगा, ठंडा होगा, जिसलिए सॉल्यूशन ओनली ओनली ठंडा होगा। समझ में आई बात, अब लिख लो, ठीक है ना। तो इसलिए अगर इस यूरिया सॉल्यूशन का डेल्टा एच ऑफ सॉल्यूशन में अगर मैं बोलूं, यूरिया सॉल्यूशन का डेल्टा एच ऑफ सॉल्यूशन में बोलूं, वो किसके बराबर हो रहा है, ओनली डेल्टा एच ऑफ लैटिस एनर्जी के बराबर हो रहा है। लेकिन कंक्लूजन क्या निकला, इस कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्यूशन का अगर मैं डेल्टा एच ऑफ सॉल्यूशन बोलूंगा तो ये दोनों के बराबर हो रहा है, किन दोनों के, डेल्टा एच ऑफ लैटिस एनर्जी प्लस डेल्टा एच ऑफ किसके बराबर, डेल्टा एच ऑफ हाइड्रेशन। और इस एसिड के सॉल्यूशन की बात करूंगा, डेल्टा एच ऑफ सॉल्यूशन अगर बोलूंगा तो ये डेल्टा एच ऑफ सॉल्यूशन ओनली 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 हाइड्रेशन एनर्जी के इक्विवेलेंट होगा। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसी को अगर कोई डाउट है पूछ लो, आराम से देख लो, नोट भी करो बच्चा, ये पूछा जाता है। हो जाएगा क्या, शायद सभी को समझ में आ गया क्या, बड़े बड़े होशियार हो गए हो यार, बड़े जल्दी से, क्या बात है, वाह, क्या बात है, बहुत होशियार हो गए हो, बहुत जल्दी, है ना। नोट कर लो बेटा, इसको बहुत अच्छे से देख लो, एक बार देख लो। एक्चुअली क्या होता है यहाँ पे जब मैं लिखता हूँ तो आपको समझ देता हूँ, तो एक बार आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, लेकिन एक बार देखिए बोर्ड को अच्छे से, सर ने ये कैसे लिखा। अगर आपके माइंड में नहीं आ रहा तो फिर तुरंत पूछे सर इसको एक बार और बताइए, तभी तो आपको क्वेश्चन आएगा दिमाग में। आप स्क्रीनशॉट खींच लेते हैं फिर आराम से बैठ जाते हैं, ऐसे नहीं होगा ना।
बोर्ड में एक बार बारीकी से देखिए और दोबारा कहाँ पे दिक्कत आ रही फिर आप पूछेंगे, तब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा। ये है तरीका। सर ये CaCO3 में आपने जैसे बोला कि कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी अब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है, तो कौन सा मतलब कि CaCO3 Ca2 प्लस और CO3 नेगेटिव बनाता है, तो विच आयन absorbs the energy एनर्जी most probably? कैल्शियम 2+ और CO3 2- आपस में जुड़ेंगे बच्चा, तो कैल्शियम कार्बोनेट को बनाएंगे, है ना। कैल्शियम कार्बोनेट को बनाएंगे, फिर वो पानी के संपर्क में आएगा, टूटेगा फिर से, फिर है ना वो भी जुड़ेगा भी ना, वो जुड़ते भी तो रहेगा, सॉलिड है वो, है ना। अच्छा, ओके, सॉलिड है तो वो फिर जुड़ेगा, फिर टूटेगा, जुड़ेगा, क्योंकि सॉल्यूशन में है। अब वो तब तक जुड़ते रहेगा जब तक वो पानी में पूरी तरीके से डिसॉल्व ना हो जाए, है ना। तो वो तब तक जो है जुड़ेगा, टूटेगा, तब तक जो है अपना काम करते रहेगा जब तक तो वो पानी में पूरी तरीके से डिसॉल्व न हो जाए। तो ऐसा होता है इसमें, ठीक ओके है। सर। अच्छा, और किसी क्वेश्चन तभी आता है बच्चा जब आप एक बार जो है, जब मैं लिख लेता हूं तो मैं थोड़ा सा जो है फिर वेट करता हूँ, कोई किसी वेट आपके दिमाग में क्वेश्चन तभी आएगा जब आप बोर्ड को बहुत अच्छे से एक बार पूरा जो है चेक करोगे, देखोगे कि कहाँ कैसे क्या हुआ करके, है ना। तो ये कह रहा हूं, और किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन? ठीक है ना। चलिए, अब मैं आप लोगों को एक नया टर्म पढ़ाता हूं, बॉन्ड एनर्जी। किसको कहते हैं बॉन्ड एनर्जी? ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आज हम लोग न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है ऐसा ही कुछ लग रहा है मुझे। बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी का मीनिंग होता है, सपोज ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। अब आपने क्या किया कि सर एक हाइड्रोजन को आपने तोड़ दिया, प्लस OH को तोड़ दिया, है ना। उसके बाद आपने देखा कि एक हाइड्रोजन को फिर और से, फिर आपने क्या किया कि इस एक और OH था यहाँ पे, इसको फिर तोड़ा और ऑक्सीजन को अलग कर दिया, प्लस हाइड्रोजन को अलग कर दिया। तो आपने देखा कि यहाँ से इन दोनों OH बॉन्ड को तोड़ा, दोनों OH बॉन्ड को इस मॉलिक्यूल के OH बॉन्ड को तोड़ने के बाद इनको फ्री एटम में कन्वर्ट किया, और इस फ्री एटम में कन्वर्ट करने के लिए या इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एवरेज एनर्जी यूज होगी, दैट इज कॉल्ड देयर बॉन्ड एनर्जी।
इन दोनों बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एवरेज एनर्जी यूज होगी दैट इज कॉल्ड देयर बॉन्ड एनर्जी, है ना। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ द एवरेज अमाउंट ऑफ एनर्जी required to break one mole of bond of compound into free atom मतलब एवरेज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक बॉन्ड ऑफ कंपाउंड इनटू फ्री एटम, मतलब इस बॉन्ड को तोड़ने में जो एवरेज अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज होगी इसको बोलते हैं, ठीक है ना, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉन्ड एनर्जी के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग बॉन्ड एनर्जी के नाम से जानते हैं। और जरा जरा ध्यान से देखो, सपोज मैंने कहा था ये वाटर का मॉलिक्यूल है, ये वाटर के मॉलिक्यूल के एक बॉन्ड को जैसे ही आपने तोड़ा तो ये एक OH प्लस H में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ पे डेल्टा H इक्वल टू x किलोजूल पर मोल यूज हुई, आपकी x किलोजूल पर मोल यूज हुई। ये जो x किलोजूल पर मोल है दैट इज कॉल्ड द बॉन्ड एनर्जी ऑफ दिस OH बॉन्ड, है ना। इसी को क्या बोलते हैं, बॉन्ड एनर्जी ऑफ OH बॉन्ड के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। ये बॉन्ड एनर्जी जनरली दो टाइप की होती है, एक को हम सिंपली बोलते हैं BDE बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, और दूसरा बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी, एक को बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। और दूसरा हम लोग बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी। अब ये बात क्या है कि सर ये बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होता है, मोट, ठीक है ना। एक्स यहाँ पे अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज हुई है दैट इज कॉल्ड है बॉन्ड एनर्जी, है ना। मतलब जो एनर्जी यूज होगी यहाँ पे, मतलब जो एनर्जी हम लोग बोलते हैं बच्चों, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज होगी, है ना, रिलीज होगी, -x भी लिख देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि बॉन्ड टूट रहा है तो एनर्जी नेगेटिव में आएगी, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि सर ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और बॉन्ड एनर्जी में क्या डिफरेंस है ना। तो देखिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसको बोलते हैं, BDE किसको बोलते हैं। BDE का मीनिंग होता है कि जब आप एक मोल बॉन्ड को तोड़ने में, है ना, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, मैं यहीं पे सिंपली लैंग्वेज में लिख देता हूं, एनर्जी रिक्वायर्ड to break 1 mole of bond of molecule into free atom, मतलब एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज होती है ना, एक मोल बॉन्ड को तोड़ने में जो अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज होती है दैट इज कॉल्ड है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, है ना। और बॉन्ड एनर्जी एक सिंपल, दोनों में ये डिफरेंस है, बी का मीनिंग ये हो गया, बी का मीनिंग ये हो गया कि एनर्जी रिक्वायर्ड, ठीक है, या हम लोग बोलते हैं एवरेज एनर्जी, एवरेज एनर्जी रिक्वायर्ड टू breaking of bond, the average energy required to breaking of bond, मतलब बॉन्ड को ब्रेक करने में जो एवरेज एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है
उसको बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी, है ना। इसको क्या बोला जाता है बेटा, बॉन्ड एनर्जी के नाम से जानते हैं। एक आपका एक मोल को तोड़ने में जो यूज हुआ तो उसका आपका बीडी बोलेंगे, और जो ओवरऑल एवरेज एनर्जी होगी, ये सिंगल मोल की बात कर रहा हूं, और जो पूरे मॉलिक्यूल की ओवरऑल एवरेज में जो वैल्यू आएगी वो आपका बॉन्ड एनर्जी होगी। आई होप सभी को ये क्लियर हो गया होगा। देख लीजिएगा किसी को डाउट है। ठीक है ना, देख लो बेटा, किसी को कुछ पूछना है तो आराम से देख लो, पहले शांति से देख लो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है ना, चलिए आइए कुछ एग्जांपल समझाते हैं। कुछ प्रैक्टिकली ऑब्जर्व बॉन्ड एनर्जी है, किसी भी बॉन्ड को तोड़ने में कितना कितना एनर्जी यूज होता है, वो हम लोग मैं आप लोगों को लिखवा देता हूँ। ठीक है ना, किसी भी बॉन्ड को तोड़ने में कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, वो कितनी कितनी होती है वो मैं आपको बताता हूँ। मान के चलिए OH मॉलिक्यूल होता है, एक गैसेस मॉलिक्यूल होता है। इसका जो है, इसको आप जब ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन में तोड़ेंगे तो यहाँ पे डेल्टा H इक्वल टू 423.38 किलो जूल पर मोल यूज होती है। ठीक है ना, ये पहला हुआ। दूसरा हमारे पास होता है Cl2 होता है। क्लोरीन को दो क्लोरीन में तोड़ने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज होती है 242.0 किलो जूल पर मोल होती है यूज, है ना। ये प्रैक्टिकली वैल्यू है बेटा, ठीक है ना, लिख लीजिएगा। O2 को आप जो है ऑक्सीजन में तोड़ेंगे तो वो में ऐसे टूटेगा ही, तो डेल्टा H इक्वल टू यहाँ पे 428 किलो जूल पर मोल की एनर्जी यूज होती है। जैसे अगर आपने CH4 मॉलिक्यूल है, इस CH4 को आपने कार्बन प्लस 4H में तोड़ दिया तो डेल्टा H यहाँ पे जो यूज होगी 1665 किलो जूल पर मोल यूज होगी। तो ये एक ऑब्जर्व वैल्यू है, किसी बॉन्ड को तोड़ने में कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ये आपके पास एक ऑब्जर्व वैल्यू होती है ना, एक ऑब्जर्व वैल्यू होती है। ठीक है ना, देखिए जरा ध्यान से। अब मैं सपोज लिखता हूँ यहाँ पे तो, हाँ बच्चा, सर Cl2 में कितनी एनर्जी लॉस हुई है? 242. सुनो जरा इधर देखो। अब मैंने कहा सपोज A to B कोई एक रिएक्शन है, तो ओवरऑल बॉन्ड एनर्जी या ओवरऑल बॉन्ड एनर्जी या डेल्टा H ऑफ B ऐसा भी लिख सकते हैं, इक्वल टू हो जाएगा एंथैल्पी ऑफ द समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ पे जस्ट अपोजिट होता है, याद रखिएगा ये पोर्शन। जो और चीजें आप लोगों ने पढ़ी थी उसको और इसके कंपैरिजन में याद करना अलग अलग है। ये रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होता है, ध्यान से देखो बच्चों, ये उल्टा होता है। पहले प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट पढ़ा था, लेकिन बॉन्ड एनर्जी जहां कहीं भी होगा तो उल्टा आपको निकालना है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात। आओ इस चीज को एक एग्जांपल से समझते हैं कि सर ये निकालते कैसे हैं, वो आपको बताते हैं। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोगों को मैं एक क्वेश्चन लिख के देता हूं, जरा देखिए। सपोज मैंने कहा कि A2 ऑफ द गैस प्लस B2 ऑफ द गैस इक्वल टू, मैंने लिखा 2AB ऑफ द गैस। दिख रहा है क्या? दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? चमक रहा है बोर्ड है, चमक रहा है या दिख रहा है? बोलो। चमक रहा है सर। ओके, थोड़ा सा डाउन कर देता हूँ। A2 of the gas plus B2 of the gas इक्वल टू लिखा हुआ है 2AB of the gas, और आपको बोला ओवरऑल बॉन्ड एनर्जी ऑफ द रिएक्शन निकालिए। यू हैव टू फाइंड आउट द
ओवरऑल बॉन्ड एनर्जी डेल्टा एच ऑफ बी। तो ये रिएक्शन कैसा है देखो, मतलब ये रिएक्शन ऐसा होगा ना, ए प्लस बी बी, ऐसे ही तो होगा ना, ए और ए के बीच में बॉन्ड होगा, बी और बी के बीच में, इक्वल टू 2 इंटू ए इंटू बी। तो आपको कैसे निकालना है, ओवरऑल डेल्टा एच ऑफ बी ई इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, समेशन ऑफ, ऐसे लिखिए, एनर्जी ऑफ ए बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ बी बी माइनस समेशन ऑफ 2 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ बी बी। अब ये बॉन्ड एनर्जी आपको दिया हुआ रहेगा बेटा, समझ रहे हैं ना, ये आपको दिया हुआ रहेगा, तभी तो आप इसको सॉल्व करोगे। नोट करो इसको, डाउट है तो पूछो। डाउट है तो पूछो कि सर यहां कैसे निकाला आपने। अब देखो बेटा, अमोनिया के एक और रिएक्शन लिखता हूं मैं, इधर देखो इधर देखो इधर देखो, मैंने लिखा N2 प्लस 3H2 इक्वल टू लिखा 2NH3। इधर देखो, तो ये रिएक्शन कैसा है बेटा, N ऑफ N प्लस 3 इंटू हाइड्रोजन ऑफ हाइड्रोजन, ऐसे ही तो है ये, इक्वल टू 2 इंटू SN NH H और H, है ना। तो देखो कैसे लिखते हैं इसको, डेल्टा H ऑफ बी इक्वल टू हो जाएगा, देखो, समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ NN ट्रिपल बॉन्ड प्लस 3 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ HH बॉन्ड, क्योंकि 3 है ना, माइनस समेशन ऑफ 2 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ 2 इंटू, देखो 2 है ना इसके आगे से, बॉन्ड एनर्जी ऑफ, तो देखो कितने बॉन्ड एनर्जी है, देखो बॉन्ड एनर्जी ऑफ कितने बॉन्ड है, NH बॉन्ड है ना, NH, लेकिन कितने NH है, 3, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आया समझ में, या ऐसे लिख सकते हैं, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो यहां पे लिख रहा हूं मैं, माइनस समेशन ऑफ 2 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ 3NH बॉन्ड, या इसको ऐसे लिख सकते, क्योंकि 3 NH बॉन्ड है ना, 1 2 3, तो 3 NH अलग अलग बॉन्ड, सेपरेट बॉन्ड है ना, एक NH सेपरेट ये है, दूसरा ये है, तीसरे है, तो 3 सेपरेट बॉन्ड की एनर्जी ऐसे लिखनी है। नोट करो इसको, डाउट आया तो पूछो, डाउट आया तो पूछो। टाइम हो रहा है बेटा, फिर अब क्लास का टाइमिंग भी हो गया है, बोर्ड पे देख लो अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लो पहले। किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लो। अब इसके बाद इससे आगे कल पढ़ाऊंगा, क्योंकि अभी हमको जो है दूसरा क्लास भी लेना है तुरंत। हो जाएगा ना, से यस और नो। यस सर। यस सर। चलिए प्यारे बच्चों, कल आप लोगों से मिलते हैं, क्लास को जो है एंड कर देते हैं, ठीक है।